Welcome to Agro Academy online learning platform, a credible, reliable and affordable learning space for agriculture aspirants. साथियों, ये हमारी सुंडा सीरीज की 8वीं क्लास है। इसके पहले की सभी क्लास प्लेलिस्ट से जरूर देखें और क्लास की पीडीएफ को एग्रो अकेडमी के वेब पोर्टल से डाउनलोड कर लें। और जो स्टूडेंट्स नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और हाँ, जो स्टूडेंट पेडेंट 2.0 डिस्काउंट के लिए पूछ रहे थे, आप सभी के लिए कूपन कोड एक्टिव कर दिया गया है। तो वेब पोर्टल पर आज ही अपनी AFO की जर्नी एग्रो अकेडमी के साथ स्टार्ट करने के लिए लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब क्लास में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास सुंडा बुक के दो आप कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं, धान और गेहूं। ये सिर्फ फसलें नहीं हैं, बल्कि भारत की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे कि इन पर दिए गए तथ्यों को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक भी समझें, ताकि वो हमेशा के लिए याद हो जाएं। हाँ, यही हमारा लक्ष्य रहेगा। चलिए, तो फिर भारत की सबसे ज्यादा खाए जाने वाली फसल धान से ही शुरू करते हैं। सोर्सेज में सबसे पहले बुवाई के समय का जिक्र है। एक है औस धान, जिसका समय अप्रैल मई दिया है, और दूसरा है बोरो धान, जिसका समय नवंबर दिसंबर है। और इन दोनों में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। हाँ, क्योंकि मौसम बिल्कुल अलग है, एक गर्मी में एक सर्दी में। बिल्कुल। औस को हम शरद ऋतु का धान भी कहते हैं, और इसकी बुआई गर्मी की शुरुआत में यानी अप्रैल मई में होती है। अच्छा। वहीं बोरो धान की बुआई सर्दियों में नवंबर दिसंबर में होती है, और इसे गर्मियों में काटा जाता है। तो इसे याद कैसे रखा जाए? एक आसान तरीका है, औस की ए से अप्रैल याद रख सकते हैं, और बोरो के लिए वैसे बी से तो नवंबर नहीं आता, पर इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि बोरो सर्दियों की फसल है, जब हम बोरे में दुबक कर बैठते हैं। ये बढ़िया था। तो औस अप्रैल मई, ठीक है। अच्छा, जब धान का पौधा बड़ा होता है तो उसके जिस हिस्से में दाने लगते हैं उसे क्या कहते हैं? यहाँ एक शब्द है पैनिकल। हाँ, धान के पुष्पक्रम को जहाँ फूल और दाने वाला पूरा गुच्छा होता है, उसे तकनीकी भाषा में पैनिकल कहते हैं। ये शब्द एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा। और ये फूल आने का समय किस बात पर निर्भर करता है? यहाँ लिखा है कि धान एक शॉर्ट डे प्लांट है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प सवाल है। अच्छा, शॉर्ट डे प्लांट, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसे धूप कम चाहिए? मुझे तो लगता था धान को बहुत धूप और पानी चाहिए। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है, और एक आम कंफ्यूजन भी। शॉर्ट डे का मतलब धूप की तेजी से नहीं, बल्कि दिन की लंबाई से है। ओह, अच्छा। इसका मतलब है कि पौधे को फूल पैदा करने के लिए एक निश्चित अवधि से कम लंबे दिन और ज्यादा लंबी रातें चाहिए होती हैं। इसीलिए धान खरीफ की फसल है, जब दिन धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं। समझ गई। और तापमान, ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा तापमान क्या होता है? जब ये अपनी पीक ग्रोथ पर होता है तो इसे 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, दिन की लंबाई फूलों के लिए और तापमान ग्रोथ के लिए। अब एक बहुत ही जरूरी न्यूमेरिकल पर आते हैं, जो हर एग्जाम में दिखता है, हलिंग प्रतिशत। ये 65-66% दिया गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप 100 किलो धान छिलके समेत मिल में ले जाते हैं, हाँ, तो छिलका हटने के बाद आपको लगभग 65 से 66 किलो खाने लायक चावल मिलेगा। अच्छा, तो बाकी का 34-35% वजन छिलके और दूसरे वेस्ट का होता है। बिल्कुल। और ये आंकड़ा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसा आपने कहा, एग्जामिनर का पसंदीदा सवाल भी है। और जो चावल का दाना हमें मिलता है, वानस्पतिक रूप से उसे क्या कहते हैं? यहाँ लिखा है कैरियोप्सिस। सही। सभी अनाज, चाहे वो धान हो, गेहूं हो या मक्का, उनके फल को कैरियोप्सिस ही कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसमें फल की दीवार और बीज का छिलका आपस में पूरी तरह से जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं खेती की। धान के खेत मतलब पानी से भरे हुए खेत। ऐसी हालत में कौन सा नाइट्रोजन वाला उर्वरक सबसे अच्छा काम करता है? सोर्स में अमोनियम सल्फेट का नाम है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत ठोस वैज्ञानिक कारण है। वो क्या है? देखिए, जब खेत में पानी भरा होता है तो मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना। हाँ, बिल्कुल। ऐसे में अगर हम नाइट्रेट वाला उर्वरक जैसे यूरिया डालें, तो बैक्टीरिया उस नाइट्रेट से ऑक्सीजन छीन लेते हैं और नाइट्रोजन गैस बनकर हवा में उड़ जाती है। अरे! इस प्रक्रिया को कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। इससे बहुत ज्यादा नाइट्रोजन का नुकसान होता है। तो अमोनियम सल्फेट बेहतर कैसे है? अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन अमोनियम के रूप में होता है, जो मिट्टी के कणों से चिपक जाता है और गैस बनकर उड़ता नहीं है। वो पौधों को आसानी से मिल जाता है, इसलिए ये धान के लिए बेस्ट है। वाह,
ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब खेत में पानी का होना ही तय करता है कि कौन सी खाद देनी है, और इसी पानी की वजह से मिट्टी का पीएच भी जरूरी हो जाता होगा। सोर्स में ये 4 से 6 दिया है, जो कि अम्लीय है। हाँ, धान थोड़ी अम्लीय मिट्टी पसंद करता है। और इसी पानी से जुड़े कुछ और भी दिलचस्प तथ्य हैं। जैसे कि नर्सरी तैयार करने की एक विधि है, मैट टाइप नर्सरी, जो सीधे धान से जुड़ी है। और एक डैपोग विधि भी है, जिसमें पौधे सिर्फ 11 से 14 दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। 11 से 14 दिन? ये तो बहुत ही तेज है। अच्छा, अब एक और जरूरी आंकड़े पर आते हैं, टेस्ट वेट। बासमती चावल का टेस्ट वेट 21 ग्राम दिया है। क्या ये सामान्य चावल से अलग होता है? हाँ, बिल्कुल अलग होता है। और यहीं पर छात्र गलती करते हैं। कैसे? टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 दानों का वजन। सामान्य चावल का टेस्ट वेट होता है करीब 25 ग्राम। अच्छा। लेकिन बासमती का दाना लंबा और पतला होता है, इसलिए उसका वजन कम, यानी 21 ग्राम होता है। एग्जाम में ऑप्शन में 21 और 25 दोनों दिए होते हैं। तो याद रखना है, बासमती खास है, उसका वजन 21 है। एकदम सही। और सिंचाई के लिए सबसे जरूरी स्टेज कौन सी है? यहाँ बूटिंग स्टेज का जिक्र है। बूटिंग स्टेज वो अवस्था है जब पैनिकल, मतलब दानों का गुच्छा, तने के अंदर पत्ते में बन रहा होता है। अच्छा। सोचिए, अगर उसी समय पौधे को पानी की कमी हो जाए तो क्या होगा? दाने ठीक से नहीं बनेंगे। बिल्कुल, दाने ठीक से नहीं बनेंगे और पैदावार सीधे सीधे घट जाएगी। इसीलिए इसे सबसे क्रांतिक या क्रिटिकल अवस्था माना जाता है। अब 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरण से जुड़े सवाल। धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में अजोला का उपयोग होता है और खेत से मीथेन गैस निकलती है। हाँ, और आपने दोनों को बहुत अच्छे से जोड़ा है। अजोला एक तैरने वाला फर्न है जो हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधों को देता है, मतलब एक प्राकृतिक खाद की तरह। और मीथेन? दूसरी तरफ खेत में जो पानी भरा रहता है और मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी होती है, वही माहौल मीथेन बनाने वाले बैक्टीरिया के लिए स्वर्ग जैसा होता है। तो जहां धान है वहां अजोला भी है और मीथेन भी। और इसी माहौल में एक और समस्या होती है, अकियोची बीमारी, जो H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की विषाक्तता से होती है। सही पकड़ा। जब मिट्टी में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो जाती है तो कुछ बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने लगते हैं। ये गैस जड़ों के लिए जहर का काम करती है और उनकी पोषक तत्व सोखने की क्षमता खत्म कर देती है। एकदम, और पौधा बीमार हो जाता है। इसे ही अकियोची कहते हैं। तो इस टेबल का एक रिकैप करें तो ऑस राइस का बुआई समय अप्रैल मई, हलिंग परसेंट 66-67%, बासमती का टेस्ट वेट 21 ग्राम, पानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्टेज बूटिंग स्टेज, और खेत से निकलने वाली गैस मीथेन है। और याद रखने के लिए एक लाइन, धान के खेत में अजोला और मीथेन दोनों का है बसेरा। चलिए अब दूसरी महाराथी फसल पर चलते हैं, गेहूं, जिसे अनाजों का राजा भी कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम और इसका क्रोमोसोम नंबर है 2n=42। सबसे पहली बात, ये आया कहां से? इसका मूल स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया, जिसे आज हम तुर्की कहते हैं, वो माना जाता है। और यहीं से ये पूरी दुनिया में फैला। आज ये दुनिया का मुख्य खाद्य अनाज है। और इसी गेहूं ने भारत में हरित क्रांति की नींव रखी थी। सोस में बौनेपन के लिए जिम्मेदार एक जीन का नाम है नॉरिन 10। ये इतना क्रांतिकारी क्यों था? देखिए, पुरानी जो गेहूं की किस्में थीं, वो बहुत लंबी होती थीं। जैसे ही किसान ज्यादा खाद पानी डालता था, पौधे दानों के वजन से ही गिर जाते थे। अच्छा, जिसे लॉजिंग कहते हैं? हाँ, लॉजिंग। सारी मेहनत बर्बाद। नॉरिन 10 जीन ने पौधे का कद छोटा कर दिया, तना मजबूत बना दिया। अब किसान बिना डरे ज्यादा इनपुट दे सकता था और नतीजा हुआ बम्पर पैदावार। यहीं से हरित क्रांति की असली शुरुआत हुई। और इन बौनी किस्मों को भारत में कौन लाया? इन्हें डॉक्टर N.E. बोरलॉग मेक्सिको से लाए थे। ये तो सच में पूरा गेम चेंजर था। अब एक और प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं जो खेती से जुड़ा है। गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन सी है? सोर्स कहता है CRI, बुआई के 21 दिन बाद। हाँ, ग्राउंड रूट इनिशिएशन या CRI। ये वो अवस्था है जब पौधे में मुख्य जड़ें बननी शुरू होती हैं। अगर इस स्टेज पर पानी नहीं मिला तो जड़ों का विकास रुक जाएगा। बिल्कुल, और पौधा पूरी फसल के दौरान कमजोरी रहेगा। अगर किसान के पास सिर्फ एक बार सिंचाई का पानी हो तो उसे हमेशा CRI स्टेज पर ही देना चाहिए।
ये 21 दिन का आंकड़ा शायद कृषि परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा गया न्यूमेरिकल है। इसे तो गांठ बांध लेना चाहिए। अब एक और मजेदार तुलना पर आते हैं। गेहूं का टेस्ट वेट है 40 ग्राम, लेकिन इसके एक नलकलची खरपतवार फेलारिस माइनर का टेस्ट वेट सिर्फ 2 ग्राम है। और इसे नकलची यूं ही नहीं कहते। शुरुआती अवस्था में ये बिल्कुल गेहूं जैसा दिखता है, इसलिए किसान धोखा खा जाते हैं। इसे गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा भी कहते हैं। अच्छा। और एग्जामिनर हमेशा इन दोनों के टेस्ट वेट को ऑप्शन में एक साथ देता है। बस याद रखिए, गेहूं भारी है 40 ग्राम और मामा हल्का है 2 ग्राम। समझ गई। और इसी खरपतवार को मारने के लिए जो दवा 2,4-D इस्तेमाल होती है, वो पास की दलहनी फसलों के लिए खतरनाक हो सकती है। हाँ, जिसे ड्रिफ्ट हैजर्ड कहते हैं। 2,4-D चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारता है, लेकिन दलहन की फसलें भी तो चौड़ी पत्ती वाली होती है ना। तो अगर हवा से ये दवा उड़कर चने या मसूर के खेत में चली गई तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। चलिए गेहूं के प्रकारों को समझते हैं। सोर्स में हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड का जिक्र है। आम भाषा में इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली क्रोमोसोम के सेट्स पर आधारित वर्गीकरण है। इसे आसान बनाते हैं। जो सामान्य रोटी या ब्रेड हम खाते हैं वो है हेक्साप्लॉइड गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसमें क्रोमोसोम का नंबर है 2n = 42 और भारत का 87% गेहूं यही है। ठीक है। जिससे सूजी, पास्ता या सेवइयां बनती हैं वो टेट्राप्लॉइड गेहूं है, ट्रिटिकम डूरम। इसमें क्रोमोसोम 2n = 28 होते हैं। और डिप्लॉइड? और सबसे पुराने बहुत कम उगाए जाने वाले गेहूं डिप्लॉइड होते हैं, जिनमें क्रोमोसोम 2n = 14 होते हैं। तो याद रखने के लिए ब्रेड है 42 की और सूजी 28 की। एकदम परफेक्ट। और हाँ, एक और अनोखा तथ्य है। पहला मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल, ये गेहूं और राई का क्रॉस है। हाँ, वैज्ञानिकों ने गेहूं की उत्पादकता और राई की कठोरता, मतलब सूखे और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को मिलाकर एक नई फसल बनाने की कोशिश की, जिसे ट्रिटिकल नाम दिया। इस स्तर की जानकारी और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ही प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे रखती है। वैसे एग्रो एकेडमी का IBPS A4 फाउंडेशन बैच भी तैयारी को अगले स्तर पर ले जाने में मदद कर सकता है। पूरी जानकारी के लिए टेलीग्राम देख सकते हैं। चलिए लेक्चर को जारी रखते हैं। जरूर। सामान्य बुआई के लिए बीज दर 100 किलो प्रति हेक्टेयर है, लेकिन देर से बोने पर ये 125 किलो क्यों हो जाती है? अच्छा सवाल है। वो क्या है कि जब आप देर से बुआई करते हैं तो तापमान कम होने लगता है और अंकुरण प्रतिशत घट जाता है। साथ ही पौधे को बढ़ने और कल्ले बनाने के लिए कम समय मिलता है। तो हम ज्यादा बीज डालकर पौधों की संख्या को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और बुआई की गहराई भी बौनेपन के जीन पर निर्भर करती है। ट्रिपल जीन वाली किस्मों को सबसे कम, मतलब 3 से 4 सेमी गहराई पर बोते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बौनेपन का जीन सिर्फ पौधे के ऊपरी हिस्से का कद ही नहीं, बल्कि उस शुरुआती अंकुर की लंबाई भी कम कर देता है, जो बीज से निकलकर मिट्टी से बाहर आता है। ओह, अच्छा। तो अगर आप ट्रिपल जीन वाले किस्म को ज्यादा गहरा बो देंगे तो वो अंकुर मिट्टी से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। इसलिए जितने ज्यादा जीन उतनी कम गहराई। औसतन 5 सेंटीमीटर की गहराई आदर्श मानी जाती है। अब भारत में उत्पादन के आंकड़ों को देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न है। क्षेत्रफल और कुल उत्पादन दोनों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन जब बात उत्पादकता की आती है तो पंजाब सबसे आगे है। इसका सीधा कारण है संसाधन। पंजाब में लगभग 100% खेती सिंचित है और वहां उर्वरकों का उपयोग भी ज्यादा होता है। हाँ। इसलिए कम जगह में भी वो ज्यादा पैदावार निकाल पाते हैं। जबकि यूपी का कुल क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि कम उत्पादकता के बावजूद कुल उत्पादन में वो आगे निकल जाता है। बिल्कुल सही। तो गेहूं के इस खंड का रिकैप करें तो सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई स्टेज CRI, जो कि 21 दिन पर आती है, बौनेपन का जीन नॉरिन 10, गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम और उसके नकलची खरपतवार का 2 ग्राम। और याद रखने के लिए एक लाइन, CRI पर पानी देना है, नॉरिन 10 से बौना बनाना है। बहुत अच्छे। चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ों को एक साथ दोहरा लेते हैं, जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये है वो टॉप वैल्यूज जिन्हें भूलना नहीं है। धान का हलिंग प्रतिशत 65 से 66%, बासमती चावल का टेस्ट वेट 21 ग्राम, गेहूं का टेस्ट वेट 40 ग्राम और फेलारिस माइनर का टेस्ट वेट सिर्फ 2 ग्राम, गेहूं में कतार से कतार की दूरी 22.5 सेंटीमीटर और गेहूं में NPK का अनुपात 120-60-40 किलो प्रति हेक्टेयर और आखिर में सुरक्षित भंडारण के लिए नमी 10 से 12%।
बहुत बढ़िया। और अब वो टॉप 5 सवाल जो लगभग हर कृषि परीक्षा में घूम फिर कर आते ही हैं। पहला तो है गेहूं में सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था। CRI बुआई के 21 दिन बाद। दूसरा, गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन। नॉरिन 10। तीसरा, धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस। मीथेन। चौथा, पहला मानव निर्मित अनाज। क्रिटिकेल, जो गेहूं और राई का क्रॉस है। और अंत में पांचवां, गेहूं और फेरारिस माइनर का टेस्ट वेट। 40 ग्राम और 2 ग्राम का अंतर, यह हमेशा याद रखना है। इन तथ्यों पर अच्छी पकड़ आपकी रैंक में बहुत बड़ा अंतर ला सकती है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। हमने आज पहले मानव निर्मित अनाज ट्रिटिकेल की बात की। आपको क्या लगता है, भविष्य का सुपर क्रॉप कैसा होगा? क्या वो सूखे से लड़ेगा, ज्यादा पोषक होगा या कुछ और? सोचिएगा जरूर। क्लास PDF रिवाइज करें और ऑडियो को रिटेंशन के लिए रिप्ले करें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। NR सुंडा बुक्स का कंप्लीट रिवीजन हम डेली साथ में करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।